हेलो स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम ऑन द चैनल बायोलॉजी बाय अमृता रावल। डियर बच्चों, हम लोगों ने इस चैनल पे चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है हमारे 12th क्लास के एग्जाम के लिए, जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इसके अंदर मैंने आप लोगों के पिछले लेक्चर के अंदर मेजर एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था एंड टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विथ द मेजर एबायोटिक फैक्टर्स रिमेनिंग पोर्शन स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था टेम्परेचर को और आज हम देखते हैं वाटर। वाटर एक मेजर एबायोटिक फैक्टर है, जैसे कि हम सब जानते हैं। विदाउट वाटर प्रोबेबली नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, whether it is a plant or animal. Microbes also need water for their basic metabolic functionings, right? तो देखें, पानी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है हम सभी लोगों के लिए। हमारे साइटोप्लाज्म की कंटेंट में मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है। ह्यूमन की बात करें तो ब्लड में मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है। प्लांट की बात करें तो प्लांट दिन भर एक्टिवली रूट्स के थ्रू वाटर अब्सॉर्ब करता रहता है और ट्रांसपिरेशन के थ्रू काफी वाटर लॉस भी होता है। डेजर्ट एनिमल्स हो जाए, चाहे कोई भी एनिमल्स हो जाए, कोई भी प्लांट्स हो जाए, सभी के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों एक थोड़ा सा बात समझते हैं पहले कि वाटर जो हमारे पास में पृथ्वी पे प्रेजेंट है, क्या सभी वाटर फॉर्म्स यूटिलाइजेबल वाटर फॉर्म्स होते हैं? Then our answer will be no, because there are so many water forms which could not be easily utilized by the plants and maximum animals. However, there is a possibility कि काफी सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर जाए। ठीक है, हमारी अर्थ के ऊपर जो इनलैंड वाटर होता है, जिसका मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, उसके अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 0 से 5% के आसपास होते हैं। जो सी वाटर या समुद्री पानी है बच्चों, उसमें 30 से 35% सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है एंड काफी सारे हाइपर सेलाइन लगून्स प्रेजेंट होते हैं जिनका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 100% के आसपास है, हाईली वी कैन से सैचुरेटेड विद सॉल्ट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से वाटर कॉन्सेंट्रेशन तो हमारी पृथ्वी पे बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, फिर भी काफी सारा वाटर ऐसा है जिसके अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इनलैंड वाटर जो है उसमें 0 से 5% है। सलाइन वाटर्स के अंदर जैसे ओशियंस हो गए, आपका सी हो गया, यहाँ 30-35% के आसपास एंड हाइपर सलाइन लगून्स में 100% के आसपास सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो बच्चों सारे ऑर्गेनिजम्स इन वाटर कॉन्सेंट्रेशंस में सर्वाइव कर जाएंगे क्या? सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। एज आई कैन से हम हमारी खुद की बात कर ले, आर वी एबल टू ड्रिंक दी समुद्री पानी? क्या हम समुद्र का पानी, सी वाटर, आर वी इजिली एबल टू इनटेक द सी वाटर replaced by the normal water which we drink? Actually it is not possible, right? हम लोग समुद्र का पानी नहीं पी सकते बिकॉज इतना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। ओके तो अब आप लोग देखो, काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव कर सकते हैं। काफी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं स्टीनोहेलाइन। सॉरी, स्टीनो मीन नैरो, हेलाइन मीनिंग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। वाइड रेंज में सर्वाइव करने वाले को बोलते हैं यूरीहेलाइन। ओके, तो एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात कर रही हूँ अभी मैं। एक्वेटिक एनिमल्स में काफी सारे ऐसे फिशेस हम देखते हैं जो कि फ्रेश वाटर फिशेस कहलाते हैं। काफी सारे ऐसे फिशेस देखते हैं जो कि सी वाटर फिशेस कहलाते हैं। बच्चों काफी सारे ऐसे फिशेस भी होते हैं जो कि अपने लाइफ टाइम में फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं एंड सी वाटर में भी पाए जाते हैं, क्योंकि वो लोग स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट करते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए कई बार काफी सारे फिशेस को कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस टाइप के माइग्रेशन शो करने पड़ते हैं ताकि उनकी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बरकरार रहे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं जो एनिमल्स
बहुत नैरो रेंज में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है और उसी को झेल पाते हैं, ज्यादा लंबा चेंज वो नहीं झेल पाते। उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं स्टीनोहेलाइन। इसमें एग्जांपल हमारे पास में गोल्ड फिश आती है। बच्चों गोल्ड फिश जिस एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है, ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट आपने मीडियम उसको प्रोवाइड कर दिया रहने के लिए तो वो रह जाएगी। अगर आपने थोड़ा ही इसमें वाटर और ऐड कर दिया होता, ये सर्वाइव नहीं कर पाती। अगर थोड़ा आपने इसमें सॉल्ट और ऐड कर दिया होता, ये सर्वाइव नहीं कर पाती, बिकॉज ये बहुत नैरो रेंज के सलाइनिटी चेंजेस में ही अडेप्ट कर सकती है। ठीक है, ऐसे यूरिहालाइन ऑर्गेनिजम्स, those which are able to tolerate wide fluctuations in salt concentrations like salmon fish, tilapia fish, artemia। ठीक है, तो ये सब जो ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, यहाँ पर हमने थोड़ा सॉल्ट और डाल दिया तो भी जिंदा रह जाएगा, मैंने इसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो भी, मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के डाइल्यूट कर दिया इस एरिया को तो भी ये जिंदा रह जाएगा, बिकॉज ये ऑर्गेनिज्म वाइड रेंजेस और वाइड फ्लक्चुएशंस ऑफ सॉल्ट को मतलब आराम से झेल पाता है। और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है वैसे एरियाज में सरवाइव करना जहां पर सॉल्ट चेंजेस होते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका स्टीनोहेलाइन एंड यूरिहालाइन क्या होता है। तो हम अब एक बार फटाफट से देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है वाटर के बारे में। Next to temperature, water is most important factor influencing the life of organisms. Of course, yes. In fact, life on Earth originated in water and is unsustainable without water. बच्चों, लाइफ का ओरिजिनेशन ही वाटर में हुआ है। ठीक है, हम जब बात करते हैं हेल्डेन सूप, हेल्डेन सूप एवोल्यूशन का एक टर्म है जहां पर हेल्डेन ने बताया था कि बायोकेमिकल्स या बायोमोलिक्यूल्स का एक प्रॉपर सूप बन गया था। इतना हाई टेम्परेचर था अर्थ के ऊपर कि सी के अंदर काफी सारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सब अक्यूमुलेट होके सेल लाइक स्ट्रक्चर बना चुके थे। ठीक है, तो फर्स्ट सेल वाज एक्चुअली फॉर्म्ड इनसाइड द वाटर ओनली। सो हाउ वी कैन से दैट वी कैन लिव विदाउट वाटर। ठीक है, सिंस लाइफ अरोज इन वाटर वी कैन नॉट से दैट वी कैन और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सस्टेन विदाउट वाटर। Its availability is so limited in deserts that only special adaptations make it possible to live there. ठीक है बच्चों, जब मैं बात करती हूँ डेजर्ट के बारे में तो डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं या डेजर्ट प्लांट जो होते हैं इनके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। डेजर्ट एनिमल्स जो हैं ये एक बार में ढेर सारा पानी पीने की कैपेसिटी भी रखते हैं और उस पानी को स्टोर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल कैमल। ठीक है, कैमल गैलन्स ऑफ वाटर पी जाता है एक ही बार में और उस सारे गैलन्स ऑफ वाटर को स्टोर करके रखता है लॉन्ग टाइम पर, ताकि जब उसको अगर आगे आने वाले समय में पानी नहीं मिले तो भी वो सर्वाइव कर जाए। ठीक है, तो कैमल हो गया बच्चों। एक कैंगरू रैट आता है। कैंगरू रैट जो होता है ये रात में ही अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, डे में तो ये बर्रों में छुप के रहता है। ठीक है, और कैंगरू रैट जो है इसके बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, अगर उन बायोकेमिकल रिएक्शंस में मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी स्टोर करके यूज करता है। ठीक है, ये एकदम गर्म सांस ड्राई एयर बाहर फेंकता है, ये अपने एयर से भी वाटर के लॉस को नहीं होने देता। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जब अपनी एयर ब्रीथ आउट करता है एक्सपिरेशन के थ्रू तो बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट रिच होती है वो एयर। हम चश्मा पहन लेते हैं ठंड में तो हमारे सबके चश्मे के ग्लासेस के ऊपर वो भाप के फॉर्म में जमा हो जाता है। वैसे कैंगरू रैट जो है बच्चों, इसका चश्मा पहना होता अगर इसने तो इसके चश्मे के ऊपर कोई भी धुआं नहीं जमता, बिकॉज इसके एकदम ड्राई एयर ये एक्सपायर करते हैं, मैक्सिमम वाटर अपनी बॉडी में स्टोर करने की ट्राई करते हैं। इसके अलावा डेजर्ट प्लांट्स होते हैं काफी सारे। तो बच्चों डेजर्ट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सक्यूलेंट कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, जिनकी लीफ बहुत फ्लैशी होती है, बहुत सारे वाटर से भरी हुई होती है। जितना इनको एक बार पॉसिबली वाटर स्टोर करने मिल जाता है ये बहुत सारे वाटर स्टोर कर लेते हैं अपने इंटरनल टिश्यू स्पेसेस में, सेल स्पेसेस में, सेल्स के अंदर भी वैक्यूल्स में, और फिर वो उस पानी का इस्तेमाल करते रहते हैं थ्रू आउट द ड्रॉट। गर्मी पड़ गई, सूखा पड़ गया, तब भी इन्होंने जो वाटर स्टोर किया हुआ था उसका ये इस्तेमाल करके सरवाइव करते हैं। The productivity and distribution of plants is also heavily dependent upon the water. Of course, yes. डेजर्ट में इतने पेड़ नहीं मिलेंगे जितने कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में हम लोगों को मिल रहे थे। You might think that organisms living in ocean, lakes and rivers should not face any water related problems. ऐसा अगर हमें लगता है तो हमारी गलतफहमी है, बिकॉज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उनके सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस आउटसाइड
और बॉडी के इनसाइड अगर वेरिएबल होते हैं तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाता है, जिसमें उन्हें सर्वाइव करना भी बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो काफी सारे फिशेस ने जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं, उन्होंने कुछ अडेप्टेशंस अपनाए हुए हैं उस फ्रेश वाटर में सरवाइव करने के लिए। ठीक है, जैसे कि फ्रेश वाटर वाली फिशेस क्या प्रॉब्लम फेस करती होंगी, बाहर फ्रेश वाटर है, उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेटिवली बाहर के पानी से ज्यादा है, तो उनकी बॉडी में कंसिस्टेंटली पानी जा रहा होता होगा। ठीक है, तब जब ऐसे पानी कंटिन्यूसली बॉडी में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन्स जो कि परमिएबल है, जैसे कि गिल मेम्ब्रेन हो गई, इससे पानी जा सकता है बॉडी में, एनाल मेम्ब्रेन हो गई, जा सकता है पानी बॉडी में। तो ऐसे पानी इतना ज्यादा जाने के कारण से ये एक्वेटिक फिशेस जो कि फ्रेश वाटर में रहती है ना, वो पानी नहीं पीती। ठीक है, वो पानी पीती नहीं बिकॉज उनकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत पानी जा रहा है, वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिन पास करती है, इतना डाइल्यूट यूरिन पास करती है इसमें ढेर सारा पानी वो बाहर फेंक सके। ठीक है, तो ऐसे काफी अडेप्टिव मैकेनिज्म्स अपनाते हैं ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्वेटिक नेचर के हैं। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स द क्वालिटी दैट विल बी केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच ऑफ वाटर विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल। The salt concentration measured as salinity in parts per thousand is 5 in inland water, 30-35 in sea, 100 से ज्यादा in hypersaline lagoons। ठीक है, अच्छा ये तो हमने यूरिहालाइन स्फिनोहालाइन देख ही लिया ऑलरेडी। So many freshwater animals cannot live for long in sea water। अगर किसी फ्रेश वाटर ऑन एनिमल को सी वाटर में रख दिया जाए तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, वो रह नहीं पाएगा वहां पर। वाइस वर्सा ऑल्सो, सी वाटर एनिमल को आपने फ्रेश वाटर में रख दिया तो उसके लिए सर्वाइवल चैलेंजेस हो जाएंगे एंड दे मे डाई ऑल्सो। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड मेजर एबायोटिक फैक्टर व्हिच वाज वाटर व्हिच वी हैव सीन राइट नाउ। थर्ड मेजर एबायोटिक फैक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं और वो है हमारा सनलाइट। सनलाइट की जितनी इंपॉर्टेंस प्लांट्स के लिए है बच्चों, उतनी ही इंपॉर्टेंस एनिमल्स के लिए भी है, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सारे के सारे एनिमल्स प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं टू ऑब्टेन आवर न्यूट्रिशन। ओके, सो सनलाइट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सनलाइट इज गोइंग टू बी द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो देखो मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बताती हूँ। पहले तो हम थोड़ा सा एनसीईआरटी की थ्योरी कंटेंट को देखते हैं यहाँ पर सनलाइट के बारे में। Since the plant produces food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as source of energy, we can quickly understand the importance of light for living organisms, particularly autotrophs। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स के सनलाइट जो है वो एक प्रकार से प्रिकर्सर है उनके फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी का। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, ताकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके, अपने खुद के लिए न्यूट्रिशन बना सके और उस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर सके ताकि वो जीवित रह पाए, दे कैन सर्वाइव। ठीक है, मेनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स growing in the forest are adapted to photosynthesize optimally under very low conditions because they are constantly overshadowed by tall and canopy trees। जैसे कि आपको मैंने ये इमेज दिया है, देखो। अब बच्चों इस वाले इमेज में मैं ये बोलूं कि जो ऊपर ऊपर के हमारे प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं, उन्होंने काफी सारे स्मॉलर लोअर प्लांट्स को ओवरशैडो कर दिया होगा, उनके ऊपर इतनी छांव आ गई होगी कि शायद उनके ऊपर सनलाइट आए ही ना। ठीक है, तो जो लोअर स्मॉलर प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, नीचे ग्रो कर रहे हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने आप को कम सनलाइट में भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर दें, ऐसा उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया होता है। ठीक है, अच्छा काफी सारे प्लांट्स ने तो इस परेशानी के अंतर्गत, इस परेशानी के कारण से अपने रहने की जगह ही चेंज कर ली होती है, और कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि लार्ज ट्रीज के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर ग्रो होना चालू कर जाते हैं। मतलब कि एक ट्री है ये, ठीक है, तो इस ट्री के ऊपर दूसरे प्लांट ग्रो कर जाता है कई बार। बच्चों ऐसे कब करते हैं प्लांट्स, जब उनको सनलाइट बिल्कुल ढंग से नहीं मिल पा रही है, ये इस ट्री ट्रंक को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, ये इस ट्री ट्रंक के ऊपर बिल्कुल पैरासाइटिक नहीं होते हैं, इसके ऊपर ग्रो करते हैं सिर्फ एपीफाइट के तौर पे। जो प्लांट दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं एपीफाइटिक प्लांट्स। ये एपीफाइट के तौर पे प्लांट ट्री के ऊपर ग्रो करना चालू कर देता है ताकि थोड़ी सनलाइट तो इनके ऊपर पड़ जाए,
और थोड़ी बहुत सनलाइट पड़ जाए तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लें। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे एपिफाइटिक प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी और ट्री के ऊपर ग्रो होना स्टार्ट हो गए। ओके, अच्छा, many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowerings। जैसे कि काफी सारे ऐसे फ्लावर्स हम देखते हैं जो कि सिर्फ समर्स में आते हैं, काफी सारे ऐसे फ्लावर्स हम देखते हैं जो कि सिर्फ विंटर्स में आते हैं। क्रॉप्स भी, ठीक है, जैसे कि तुम लोगों के राबी एंड खारीफ क्रॉप्स की बात करें तो राबी एंड खारीफ क्रॉप्स में डिफरेंस क्या होता है कि जो खारीफ क्रॉप्स आती हैं बच्चों, ये कब बनती है, जून से बनती है, ठीक है, टू अक्टूबर। एंड जो राबी क्रॉप्स होती हैं इनका सोइंग सीजन होता है नवंबर से अप्रैल तक। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस काफी सारे प्लांट्स के लिए सर्वाइवल डिफरेंसेस कॉज करती है। कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ज्यादा सनलाइट में सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे कि राबी क्रॉप्स नवंबर से लेके अप्रैल तक। काफी सारे ऐसे हैं जो कि ज्यादा बारिश वाले समय में उगते हैं, जैसे कि खारिफ क्रॉप्स जून से अक्टूबर, पानी डिमांड ज्यादा करते हैं, ये सनलाइट ज्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, तो खारिफ क्रॉप्स की एग्जांपल देखो, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगरकेन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खारिफ क्रॉप्स हैं। राबी क्रॉप्स की एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास में, पी प्लांट आ जाता है एक तो, ठीक है, पी प्लांट, देन आपका वीट एटसेट्रा, ये सब होते हैं राबी। तो फोटो पीरियोडिज्म मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस के ऊपर डिपेंड करता है काफी सारे प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव सीजन। ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ये सब डिपेंड करती है। सो ऑल्सो वी कैन से दैट ना ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस बल्कि रिप्रोडक्शन एक्टिविटी भी कई सारे प्लांट्स की सनलाइट पे डिपेंड करती है। For many animals too, light is important that they use diurnal and seasonal variations in light intensity and duration as cues for timing their foraging, reproductive and migratory activities। ये सब क्या बातें लिखी है बच्चों यहाँ पर, बेसिकली लिखा हुआ है सनलाइट है और ऑर्गेनिज्म वो सनलाइट के अंदर अपनी मैक्सिमम लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म दिन में जागने वाला डायurnal ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, डे टाइम। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म सनलाइट डिप्राइव्ड समय पर जिंदा रह पाता है वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम नॉक्टर्नल बोलते हैं। ये रात में जागने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नाइट टाइम ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आउल हो गया, जैसे कि आपका चमगादड़ हो गया जिसको आप लोग बैट बोलते हो। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डे टाइम पे सरवाइव करते हैं और अपने मैक्सिमम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, काफी सारे नाइट टाइम पे। ठीक है, अच्छा, इसके हिसाब से ब्रीडिंग सीजन्स भी तय होते हैं, जैसे कि बर्ड्स जो है मेनली वो एग्स कब देती हैं, बर्ड्स अपने एग्स मेनली समर सीजन्स में देती हैं। ठीक है, तो ऐसे डॉग्स के रिप्रोडक्टिव सीजन्स कब होते हैं, मेनली डॉग्स के रिप्रोडक्टिव सीजन्स एक साल में 2 बार आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके डिपेंड करता है कि क्या सीजन है, क्या टेम्परेचर है, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जो है वो भी वेरिएबल होते हैं ऑर्गेनिजम्स के। The availability of light on the land is closely linked with that of the temperature, since the sun is the source of both। मतलब कि सनलाइट भी और टेम्परेचर भी दोनों ही सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, तो टेम्परेचर और सनलाइट को लिंक करके चलना पड़ता है कई बार। बट डीप, जैसे कि बहुत नीचे ओशियंस में काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि 500 मीटर के अंदर रहते हैं पानी में, और इन तक सनलाइट पहुंचती नहीं, ये जानते भी नहीं कि सनलाइट क्या चीज है, ये जानते ही नहीं कि एक सेलेस्टियल बॉडी एग्जिस्ट करती है जो कि इतनी लाइट फेंक रही है। ठीक है, बिकॉज इन्हें पता ही नहीं है कि ऐसी कोई लाइट नाम की चीज होती है, वो तो बिल्कुल डार्क में रह रहे हैं। ओके, तो बट डीप इन द ओशियंस द एनवायरनमेंट इज परपेचुअली डार्क एंड इट्स इनहैबिटेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल सोर्स कॉल्ड एज सन। इनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, ये कैसे अपनी लाइफ जीते होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ रेडिएशंस के रिस्पेक्ट में बात बताती हूँ। जब हम बात करते हैं हमारी विजिबल रेंज ऑफ लाइट कौन सी होती है जिसमें कि हम कलर्स देख पाते हैं, वो होती है हमारी
विजिबल रेंज ऑफ लाइट जो आती है 400 से 700 या 800 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है। ये अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के बीच की रेडिएशन स्पेक्ट्रम है जिसमें कि हम विजिबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर जो रेडिएशन हमारी जितनी भी पड़ रही है इसके बेसिकली विबग्योर फॉर्मेशन हमें दिख रहे हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसमें कि रेड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है बच्चों और ब्लू जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है इन सब के अंदर, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रैवल कौन कर सकती है डीप डाउन द सी? सबसे ज्यादा ट्रैवल कर सकती है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वो है ब्लू वेवलेंथ। तो ब्लू वेवलेंथ सबसे ज्यादा ट्रैवल कर सकती है इनसाइड द सी, ठीक है। और ब्लू वेवलेंथ अब्सॉर्ब करने वाले ऑर्गेनिजम्स रेड लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। तो ब्लू अब्सॉर्ब करते हैं, रेड एमिट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो एनसीईआरटी ने हमसे पूछा है, अमंग द रेड, ग्रीन एंड ब्राउन algae, what will inhabit the sea which is likely to be found in the deepest waters? सबसे डीप पानी में कौन सी एल्गे पाई जाएगी? अब जैसे कि मैंने कहा जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज्यादा ट्रैवल कर सकती है, सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाली लाइट जो है वो हमारे एल्गे अब्सॉर्ब करेंगे, जो ब्लू अब्सॉर्ब करते हैं वो रेड रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे ही हमें आंसर मालूम पड़ गया कि सबसे डीपेस्ट ओशंस में हमें रेड एल्गे पाई जा सकती है, बिकॉज रेड एल्गे ब्लू लाइट अब्सॉर्ब करती है और रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि डीप डाउन द ओशंस अगर हम बात करें तो हमारे सर्वाइवल एडवांटेज जो है वो किसको मिलेगा? इट विल बी रेड एल्गे, ओके। The UV component of the spectrum is harmful to many organisms, while not all the color components of visible spectrum are available for the marine plants living at different depth in the oceans. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा सारे के सारे spectrum they will not be helpful for them. They will be only able to utilize this blue one because it will travel deep down. ठीक है, they are also able to utilize green and then after that it is yellow. ठीक है बच्चों, अगर मैंने पूछा कि deep down sea में, deep oceans में कौन सी लाइट सबसे ज्यादा पहुंच पा रही है तो वो है ब्लू लाइट, उसके बाद में आती है ग्रीन लाइट, उसके बाद में आती है येलो लाइट, ठीक है। ये मेनली हमारे डीप डाउन सी में ट्रैवल करने की कैपेसिटी रखते हैं, ओके। चलिए, तो आपका ये पोर्शन भी कवर अप हो गया है। तो हमारा क्या समझ में आया कि सनलाइट की बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो जैसे कि मैंने बताया काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डीप सी में रहते हैं, ठीक है। तो वो जो डीप सी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सनलाइट तो नहीं मिलती, तो उनको इल्यूमिनेशन कौन करेगा? इस प्रोस्पेक्टिव में बच्चों काफी सारे ऑर्गेनिजम्स बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ये एक टीनोफोरा का मेंबर है। टीनोफोरा के मेंबर्स डीप सी में पाए जाते हैं एंड इनमें से मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं ताकि ये वहां पर विजिबल हो पाए, इनके मेट जो है वो उन्हें वहां पर फाइंड कर पाए। तो बायोल्यूमिनेसेंस इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स टू इल्यूमिनेट इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसा है कि डीप सी की लाइफ बड़ी अलग चल रही है, ऊपर की लाइफ बड़ी अलग चल रही है, हम उन सब लाइफ को एक सेम जगह पर रह के नहीं तोल सकते, सबकी डिमांड्स अलग हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे फोर्थ एबायोटिक फैक्टर के ऊपर जिसका नाम है सॉइल। सॉइल अलग अलग टाइप की हो सकती है बच्चों, डिपेंड करता है कि सॉइल की पार्टिकल साइज क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, इसके हिसाब से सॉइल्स कैन बी सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल। जो सैंडी सॉइल होती है इसके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, पार्टिकल्स इसके कोर्स होते हैं, ठीक है। लोमी सॉइल के पार्टिकल्स फाइन होते हैं, मॉडरेटली फाइन, और क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स फाइनेस्ट साइज के होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल। जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा पानी इम्बाइब करेगा, उतना ज्यादा पानी अपने अंदर अब्सॉर्ब करेगा, ना कि अपने थ्रू उसको जाने देगा, ठीक है। तो हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की जहां पर हमने एक फनल लिया, ठीक है, और हमने इस फनल को माउंट कर दिया एक हमारे ऐसे स्टैंड के ऊपर जिसको हम टाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमने परकोलेटेड वाटर का यहाँ पर नीचे हिसाब रखा कि जब मैंने इस सॉइल के थ्रू पानी डाला तो कितना पानी नीचे आया। जब मैंने ये चेक करने की ट्राई की तब मुझे मालूम पड़ता है कि सबसे ज्यादा पानी नीचे आया सैंडी सॉइल में, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज जो है वो काफी ज्यादा क्या है, कोर्स है, ओके। अच्छा,
हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी लोमी सॉइल है, ठीक है, लोमी सॉइल जिसको हम स्लिट बोल रहे हैं, एक सेकेंड, लोमी सॉइल जो हमारी सिल्ट है, ये वाली में पानी कंटेंट जो जमा हुआ है वो कंपैरेटिवली कम है और सबसे कम क्ले सॉइल में है। इसी से हमें मालूम पड़ सकता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी वेरिएबल होगी साइज के अकॉर्डिंग में, ठीक है। तो सॉइल के बारे में देखो, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस विल वेरी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, द वेदरिंग प्रोसेस, whether soil is transported or sedimentary, how soil development occurred, soil बनी कैसे, जैसे कि चट्टानों से सॉइल बनी, ठीक है, सॉइल कैसे बनी है, वेदरिंग प्रोसेस से बनी है, क्या सॉइल के अंदर अभी काफी सारे ऑर्गेनिक कंटेंट मिक्स हो चुके हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि जब सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट्स मिक्स हो जाते हैं तभी वो सॉइल फर्टाइल सॉइल बनती है, अदरवाइज वो सॉइल स्टेराइल सॉइल रहते हैं, ठीक है। तो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सच एज कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन determine the percolation and water holding capacity of the soils. These characters along with parameters, जैसे कि pH क्या है सॉइल का, क्योंकि pH जो है बच्चों, हम बोलेंगे प्लांट्स जिस रेंज में pH के सर्वाइव कर सकते हैं वो pH रेंज जनरली 6 to 8 के बीच में होती है, ठीक है। प्लांट्स बहुत एसिडिक pH में ग्रो नहीं कर पाते, प्लांट्स बहुत बेसिक pH में ग्रो नहीं कर पाते। प्लांट्स के लिए ऑप्टिमल pH रेंजेस 6 to 8 के बीच में होती हैं जिसमें कि प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। मिनरल कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफी डिपेंड करती है ये सब चीजें टू डिटरमाइन लार्ज एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन एंड इन एनी ऑफ द एरिया, मतलब कि पीएच भी अच्छा होना चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा होना चाहिए, उसमें मिनरल्स भी होने चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होने चाहिए, ये सब होगा तो वेजिटेशन वहां पर होने के चांसेस ज्यादा है। दिस इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी सपोर्टेड, ठीक है, जैसे सॉइल होगी जैसे वेजिटेशन होंगे वैसे हर्बीवोर्स होंगे, हर्बीवोर्स होंगे तो कार्निवोर्स होंगे, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड तभी डेवलप हो सकता है जब वहां पर प्रोड्यूसर्स हो। प्रोड्यूसर्स, अगर सॉइल अच्छी नहीं तो प्रोड्यूसर कहाँ से होगा, रेगिस्तान में प्रोड्यूसर्स इतने नहीं है क्योंकि वहां की पार्टिकल्स कैसे हैं, सैंड है, वो कैसी सॉइल है, इट विल बी वेरी कोर्स पार्टिकल्स, पानी सारे का सारे परकोलेट करके जमीन में चले जाएगा, ठीक है। तो ऊपर सुपरफिशियली प्लांट्स की ग्रो होने के लिए अवेलेबल वाटर बहुत कम है, ठीक है। So similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic and animals that can thrive there. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे जो सी के बेड पे रहते हैं, जैसे कि मानो तुम यहाँ पे मैं बताती हूँ लिख के बेंथिक वाले के बारे में, देखो मान लो कि कोई ये समुद्र है, ठीक है, तो बच्चों समुद्र का पानी है बहुत सारा, है ना, तो जो पानी है उसमें ऊपर ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स, समुद्र के ऊपर ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स फ्लोट कर जाते हैं उन कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं न्यूस्टॉन्स, ठीक है। जो समुद्र के बीच के प्रेशर में रहते हैं उनको हम बोलते हैं नेक्टॉन्स, और सबसे नीचे रहते हैं सी बेड पे एकदम नीचे नीचे, उनको हम बोलते हैं बेंथिक एनिमल्स। तो जो बेंथिक एनिमल्स होते हैं इसमें स्टार फिश वगैरह आती है, ठीक है। अच्छा, स्टारफिश वगैरह कैसी सॉइल में रहना प्रेफर कर सकती है, तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा कैसे सॉइल होना चाहिए, थोड़ा कोर्स होना चाहिए, कीचड़ कीचड़ में इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा रहने को, ठीक है। तो जो कोर्स होती है सॉइल यहाँ पर तो ये आराम से उसके ऊपर रेस्ट कर पाते हैं ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो बेंथिक ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर इनके लिए भी सॉइल कैसी है वहां पर वो डिटरमाइन करता है कि वहां पर वो रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ओके। तो दिस इज अबाउट द सॉइल। नेक्स्ट हमारे पास में अब आता है रिस्पॉन्सेस टू द एबायोटिक फैक्टर्स। जो हमने इतने सारे एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ लिए, इसमें वाटर, सॉइल, लाइट, ठीक है, ये सब तो आ गया, इसके प्रति क्या रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो देखो जैसे कि हम यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म की बेसिक टेंडेंसी तो सर्वाइवल ही एडवांटेज मांग रहा होगा, वो अडाप्ट करने की ट्राई करेगा विविध डिफरेंट टाइप्स के एनवायरमेंट्स में ताकि वो सर्वाइवल एडवांटेज प्राप्त कर सके, ठीक है। तो having realized that the abiotic conditions of many habitat may vary drastically in time, कुछ जगह बहुत गर्मी हो सकती है, कुछ जगह बहुत ठंड हो सकती है, कुछ जगह आइस हो सकती है, कुछ जगह बहुत हाइपर सलाइन कंडीशंस हो सकती हैं, किधर पानी बहुत ज्यादा है किधर पानी बहुत कम है,
ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हम ये जानना चाहते हैं that how do the organisms living in such habitat will cope or manage with these stressful conditions? कैसे मैनेज कर पाएंगे? ठीक है, यहाँ पर बड़ा डिफिकल्ट से क्वेश्चन है ये कि एकदम गर्मी हो गई अगर बहुत ज्यादा, कैसे मैनेज कर पाएंगे वो ऑर्गेनिजम्स? सूखा पड़ गया, प्लांट्स कैसे सर्वाइव कर पाएंगे उसमें? ठीक है, बट बिफोर वी अटेम्प्ट टू आंसर दिस क्वेश्चंस we should ask perhaps why a high variable external environment should bother the organisms after all? इतना फर्क ही क्यों पड़ रहा है उनमें? हम ये पूछेंगे कि सरवाइव कैसे कर पाएंगे की जगह हम ये जानना चाहते हैं इनको फर्क क्यों पड़ रहा है इससे। टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो, तुम सरवाइव कर लो। पानी कम है तो कम रहने दो, तुम सरवाइव कर लो। इसका मतलब हम ऐसे इतना इजीली नहीं बोल सकते, इनकी डिपेंडेंसी है उसके ऊपर, इसीलिए बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। पानी पे डिपेंडेंसी है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है, तो हमें फर्क पड़ेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि की फर्क पैदा है, ठीक है, वी कैन नॉट से लाइक दैट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। So one would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximum efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. बड़ी बात लिखी है, बहुत बड़ी बात लिखी है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है, तो तुम लोग छोटे बच्चे हो या बड़े हो गए हो जो भी है, ठीक है, तो उसमें अगर मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि मान लो तुम सालों साल से एक स्कूल में पढ़ रहे थे, ठीक है, और तुम्हारा क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12th तक सेम स्कूल रहा, ठीक है, एक तो ये कैटेगरी वाले बच्चे हो गए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका फर्स्ट से लेकर तो 10th तक सेम स्कूल था और 11th में डिफरेंट स्कूल में आ गए, ठीक है, तो ये वाले बच्चे 11th क्लास में आके क्या इन्हें कोई फर्क पड़ा होगा? इनके स्कूल चेंज होने से इनका जो स्टेबिलिटी इन्होंने बिल्ड करी थी सालों साल में, क्या वो अफेक्ट हुई होगी? क्या इन्हें न्यू फ्रेंड्स बनाने पड़े होंगे? क्या इनके साथ में काफी सारे चेंजेस सडनली आए होंगे जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे? ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रह रहा है सालों से किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन पे, वो वहां के लिए अकोमोडेट हो जाता है, वो वैसी कंडीशंस में सरवाइव करना समझने लगता है, और फिर उसको वहां पर सरवाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसको वहां पर अपने नॉर्मल प्रोसेसेस परफॉर्म करने में एफिशिएंसी फील होती है, डिफिकल्टी नहीं आती, ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि कोई चीज के लिए अडाप्ट हो गया तो वो वहां पर रहने के लिए सस्टेनेबल फील करता है, फिट फील करता है, ठीक है। There consists this constancy of example, sorry, for example, could be in terms of optimal temperature and osmotic concentration of body fluids, ठीक है, इसको मेंटेन करना है। अब मैंने कह दिया मान लो कि एक ह्यूमन है, ठीक है, अब मान लेते हैं कि वो ह्यूमन कोई भी XYZ पर्सन है। अच्छा, ये जो ह्यूमन है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ट फील करता है, ठीक है, हमने कोई टेस्ट कंडक्ट किया इसमें। अच्छा, अब हमने इसको एक जॉब में भेज दिया, ठीक है, वो जॉब में हमने इसे भेज दिया एक बार शिमला, तो ये इंडिविजुअल उस जॉब में जब वो शिमला में है तब वहां टेम्परेचर बड़ा कम है, तो ये क्या करेगा, वहां पे वार्म स्वेटर्स पहन लेगा, हीटर्स लगा लेगा और अपना काम करता रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके, ठीक है। जब मैंने इसे भेज दिया किधर, मैंने इसे डेजर्ट एरिया में भेज दिया किसी, जैसे कि राजस्थान में, ठीक है, तो मैंने इसे जैसलमेर भेज दिया किसी काम से। अब मुझे बताओ ये व्यक्ति जो है जैसलमेर में है, मैंने सही स्पेलिंग लिखी है ना शायद से, हाँ, तो जैसलमेर में है ये व्यक्ति अगर, तो इसको बहुत टेम्परेचर लग रहा होगा वहां पर, लेकिन इसके काम अफेक्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जिस ऑफिस में काम करता है वहां एसी लगा के 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करा हुआ इसने, बढ़िया। ये व्यक्ति बढ़िया एफिशिएंसी से काम कर पा रहा है क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर कंडीशंस हमने बिल्कुल प्रॉपर क्रिएट करी हुई है, कहीं भी जा रहा है इसको 25 डिग्री मेंटेन करके हम दे रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये पर्सन अफेक्ट नहीं होगा और इसके कारण से ये बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा? यस, इट इज पॉसिबल, ठीक है। सो यहाँ देखते हैं, ideally then the organism should try to maintain the constancy of its internal environment, a process called as homeostasis, despite varying external environmental conditions that tend to upset the homeostasis. बाहर की कंडीशंस तो इसको अपसेट करने की ट्राई कर रहे थे, पर इसने फिर भी अपनी इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस को स्टेबल रखा, कंसिस्टेंट रखा, और इसने अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दिया। Let us take an analogy to clarify this important concept. एक person जो है able to perform his her best when the temperature is 25 degrees Celsius and wishes to maintain it. So even when it is scorchingly hot or freezingly cold outside,
It could be achieved at home, in the car while traveling, and workplace by using an AC in summer, heater in winter, right? Then his her performance would be always maximal regardless of whether the weather around him or her. उसके आसपास के वेदर से उसको इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा. Here the person's homeostasis is accomplished not through physiological but by artificial means. अपने आप तो नहीं कर पाती थी बॉडी इतना एडजस्ट, पर हमने आर्टिफिशियल ऐसे करवा दिया. सबके लिए करवा पाएंगे क्या? ऐसा पॉसिबल है कि मैं सारे प्लांट्स के लिए आर्टिफिशियल मीन्स प्रोवाइड करवा पाऊँ, सारे एनिमल्स के लिए करवा पाए? नॉट पॉसिबल. ये ह्यूमन रेस के साथ में पॉसिबल है कि ह्यूमन रेस सस्टेन कर जाती है. कई बार फाइनेंशियल स्टेटस भी इसके ऊपर इफेक्ट डालता है. कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि रोड साइड स्मॉल हाउसेस बना के रहते हैं, अपने हट्स में रहते हैं. कई बार उनके लिए ये सारी सुविधाएं पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फाइनेंशियल टर्म्स में वो कई बार इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो एसी अफोर्ड कर पाएंगे. ठीक है. कई सारे लोग जो हैं वो विंटर में हीटर अफोर्ड कर पाएंगे, वो इतना ज्यादा स्कॉर्चिंग हॉट और फ्रीजिंग कोल्ड में ही रह रहे हैं, है ना. वो हो सकता है कि अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाए और उनका होम्योस्टेसिस अफेक्ट होता रहता है, राइट. तो सबके साथ में हम ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कर पाए. नॉट ओनली ह्यूमन बल्कि डॉग्स वगैरह देखो तो रात में ठंड के समय पर कितना जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है उस ठंड से. ठीक है. और गर्मी में वो कैसे पानी ढूंढते घूमते यहाँ से वहां, कहीं गलती से पानी मिल जाए कोई ना दे दे. बर्ड्स भी. तो सब ऑर्गेनिजम्स के लिए ये अचीव कर पाना इतना इजी नहीं है कि आपने फाइनेंशियल इनपुट लगाया और आउटपुट प्राप्त कर लिया. नॉट लाइक दैट. There are so many species other than human present in this world which are going to face difficult challenges. ठीक है. तो ये हमारी बात समझ में आई. तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं हम ये जानते हैं. ठीक है. हम ये जानना चाहते हैं कि जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हमें अफेक्ट कर रहे थे, हम उसके प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सेस जनरेट करवा सकते हैं. तो पहला रिस्पॉन्स जो हम जनरेट करवा सकते हैं वो है रेगुलेट करना. रेगुलेशन करने की ट्राई करें हम वो थर्मो रेगुलेशन हो चाहे ऑस्मो रेगुलेशन हो, हम ट्राई करें कि हम अपने आप को रेगुलेट कर पाए, बाहर से अफेक्ट ना हो, इसकी कोशिश करें. ठीक है. तो ये चीज समझते हैं एक बार. देखो रेगुलेशन के अंदर some organisms are able to maintain the homeostasis by physiological, sometimes behavioral means by which ensures constant body temperature, constant osmotic concentration. जैसे कि मैं तुमसे ये बोलती हूँ कि बच्चों मान लो कि हम हमारी बात करें या बर्ड्स की बात करें जो कि होम्योस्टेसिस परफॉर्म करने वाले वार्म ब्लडेड एनिमल्स है. ठीक है. तो मान लो कि बहुत गर्मी पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे? बाहर बहुत गर्मी है, ठीक है, बहुत हॉट टेम्परेचर है, तो क्या करेंगे हम? तो क्या हमारी बॉडी स्वेटिंग परफॉर्म करेगी? स्वेटिंग परफॉर्म करके हमारी बॉडी आउटर सरफेस को कूल डाउन करने की ट्राई करेगी. ठीक है. आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी. अच्छा, ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म हो गया. ठंड आ गई इधर बाहर बहुत ज्यादा, विंटर्स आ गए, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी जो है विंटर्स में ट्राई करेगी कि वो शिवर करे. ठंड में कपाती है बॉडी. शिवरिंग एक एक्सरसाइज है जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है ताकि हमारी काफी सारी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो और हीट जनरेट हो बॉडी में. तो शिवरिंग इज एन एक्सरसाइज परफॉर्म बाय बॉडी टू जनरेट हीट इनसाइड द बॉडी so that we can compensate that. ठीक है. हीट लॉस जो हमारे को बाहर हो रहे हैं, तो जनरेशन ऑफ हीट. अच्छा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे हमारे हाथों की. ठीक है. विंटर्स में तो ये सब मैकेनिज्म से हम हमारे अपने आप को बचाने की ट्राई करते हैं, है ना. तो ये क्या चीज हुई है? ये चीज ऐसी हुई है कि हम हमारी बॉडी में क्या चेंजेस लेके आ पाते हैं अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर जाए बहुत ज्यादा तो. ठीक है. ओके. अब यहाँ देखो, evolutionary biologists believe that success of mammals is largely due to the ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica या सहारा. वो कहीं भी रहे, चाहे सहारा डेजर्ट पे रह रहे हो चाहे अंटार्कटिका में रह रहे हो, मैमल्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं होने देते एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. वो कंटिन्यूअस एक्टिव एफर्ट्स लगा के इंटरनल एटमॉस्फेयर को कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं, एक्सटर्नल चाहे कुछ भी हो. ठीक है. The mechanisms used by most mammals to regulate the body temperatures are similar to the ones human use. ठीक है. अधिकतर मैमल्स सेम मैकेनिज्म इस्तेमाल करेंगे ह्यूमन जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है इनसाइड द बॉडी. ठीक है. तो समर में स्वेटिंग हो रही है जैसे मैंने बताया,
और विंटर में हम शिवर कर रहे हैं ताकि हमारा 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहे। ठीक है, ये मैकेनिज्म जो है ये एनिमल्स में स्पेशली मैमल्स शो कर पाते हैं और कुछ बर्ड्स, ठीक है, और कुछ कुछ वर्टिब्रेट्स और बहुत ही कम इनवर्टिब्रेट्स ऐसे मैकेनिज्म शो कर सकते हैं। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो क्या प्लांट्स अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं फिक्स करके, आउटसाइड से अफेक्ट नहीं हो सकते हैं क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्लांट्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसमें वो कांप सकते हो या उनको स्वेटिंग हो रही हो लाइक दैट। ठीक है, तो रेगुलेशन इज पॉसिबल फॉर मेनली मैमल्स, राइट? सी दिस नाउ, आप सब ये देख पा रहे हैं क्या कि इस वाले चीज में हम क्या देख पा रहे हैं कि अंटार्कटिका या ऐसे हमारे जो एरियाज हैं जहां पर आइस रहती है, ठीक है, वो एरियाज के अंदर हमें कोई बहुत छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे ही नहीं। we will be finding every time the larger body surface areas, sorry, larger organisms बच्चों, जितना स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है उतना प्रोपोर्शनल में ज्यादा सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज होता है, मतलब कि बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, लार्जर ऑर्गेनिज्म होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो एक्सचेंज भी कम होगा। ठीक है, इसीलिए आप देखना कभी भी आपको ऐसे जगह पर जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, आपको कोई छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स देखने नहीं मिलेंगे। पोलार बेयर बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, देन हमारा यू नो वो जो एलिफेंट से मैच करता हुआ ऑर्गेनिज्म हुआ करता था, है ना? अच्छा, किसी को याद आ रहा है उसका नाम तो मुझे लिख के बताएगा कमेंट सेक्शन में कि एलिफेंट से मैच करता हुआ आइस एज में जो ऑर्गेनिजम्स देखते थे जो कि हाथी की तरह दिखता था, है ना, बड़े बड़े दांतों वाले, उसका नाम क्या? ठीक है, क्योंकि मुझे तो याद है पर मैं जानना चाहूंगी कि तुम्हें याद है कि नहीं। ओके, चलो तो देखते हैं कि ये हमारी बात कवर अप हुई यहाँ पर, क्लियर है सभी को? चलो, सो दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अपन कन्फर्मेशन के बारे में। तो मैंने क्या है कि आप लोगों को रेगुलेशन के अंदर ही कन्फर्मेशन का एक पॉइंट पढ़ा दिया है, ये बॉडी साइज वाला। कन्फर्मेशन में और भी कुछ देखते हैं। मैक्सिमम लोग अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को फिक्स मेंटेन नहीं रख पाते, एक्सटर्नल से अफेक्ट हो जाते। 1% पॉपुलेशन मैमल्स की ऐसी है जो कि पॉसिबली काम कर सकती है, बाकी 99% अदर स्पीशीज प्रेजेंट है जो कि इनवर्टिब्रेटा है या काफी सारे डिफरेंट वर्टिब्रेटा, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है, ये सब थोड़ा ना मेंटेन कर पाते हैं इतना कांस्टेंट इंटरनल एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट। ठीक है, their body temperature will change with the ambient temperatures. In aquatic animals, the osmotic concentration of body fluid will change with that of the ambient water osmotic concentrations. These animals and plants are simply conformers. मतलब इसको ग्राफ से समझते हैं। जो ऑर्गेनिज्म की इंटरनल ऑस्मोलैरिटी है वो यहां दे रही हूं मैं, और ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन व्हिच आर ऑस्मोटिकली एक्टिव। ठीक है, और एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी यहाँ लिख देते हैं अपन, बाहर के एटमॉस्फेयर में क्या ऑस्मोलैरिटी है। अच्छा, मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कि बाहर की एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अपनी भी इंटरनल ऑस्मोलैरिटी उनकी बढ़ाते जाते वो रेगुलेट नहीं कर पाते। कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों जो कि बाहर कुछ भी बदलाव हो जाए हम तो मेंटेन रहेंगे। ठीक है, तो ये वाली कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स। और ये वाले कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वी विल से देम ऑस्मो कन्फर्मर्स। ठीक है, सो considering the benefits of constant internal environment of the organism, we must ask why these conformers have not evolved to become regulators. क्यों नहीं बन गए रेगुलेटर्स? क्यों कन्फर्मर की तरह जिंदगी जी रहे हैं आज भी? Recall the human analogy we used above. Much as they like, how many people can really afford an air conditioner? जैसे कि मैंने कहा सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे ही सभी लोग अडाप्ट नहीं हो पाए इतना ज्यादा, कुछ ऑर्गेनिजम्स अडाप्ट हो गए, कुछ नहीं हो पाए। ठीक है, मैनी सिंपली स्वेट इट आउट। काफी सारे लोग जो है धूप में गर्मी इतना पसीने में खड़े हैं कि वो उसको स्वेटिंग के थ्रू
मैनेज करेंगे अपने बॉडी के टेम्परेचर को एंड रिजाइन देमसेल्व्स टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन हॉट समर मंथ। ठीक है, ऑप्टिमल से थोड़ा सा कम परफॉर्म करेंगे, है ना। थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स। काफी सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके लिए टेम्परेचर मेंटेनेंस करना बहुत भारी काम है, क्योंकि ना तो उनका फूड इतना ज्यादा है, ना उनके पास इतनी एनर्जी पॉसिबल है, ना वो इतना एनर्जी एक्सपेंड करने की कैपेसिटी रखते हैं। कई बार उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई की भी कमी होती है। तो काफी सारे चैलेंजेस आते हैं कि वो ऑस्मो रेगुलेटर में कन्वर्ट नहीं हो पाए और ऑस्मो कन्फर्मर की जैसे जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, this is particularly true for small animals like shrews and hummingbirds. Heat loss or heat gain is a function of surface area, जो कि मैंने बताया है अभी आपको। Small animals have large surface area and they will lose body heat ज्यादा fast। ठीक है, छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसको बड़ा डिफिकल्टी होगी मैनेज करने में गर्मी और ठंड दोनों। When they have to expend much energy to generate the body heat through the metabolism. This is the main reason why very small animals are rarely found in the polar regions. Polar regions में बड़े-बड़े organisms ही देखने को मिलेंगे। During the course of evolution, the cost and benefits of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. Some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental conditions, beyond which they simply conform. कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं बच्चों, इनको पार्शियल रेगुलेटर्स बोलते हैं, जिनकी कैपेसिटी होती है कि वो थोड़ा टाइम तो रेगुलेट करने की ट्राई करेंगे, जैसे कि ऑस्मो रेगुलेटर्स कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा टाइम रेगुलेट करने की ट्राई करेंगे कि हम अपने अंदर कोई चेंज नहीं होने देंगे, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई अब नहीं कर पा रहा, कंफर्म कर लेते। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म बच्चों पार्शियल रेगुलेटर्स की कैटेगरी में काउंट होते हैं, जो कि थोड़ा टाइम रेगुलेटर्स रहते हैं, बाकी टाइम कन्फर्मर्स बनना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा एक ह्यूमन है तो वो कैसे ऑस्मो कन्फर्मेशन कर पाएगा। तो हम सब जानते हैं कि गर्मी में हम एसी का इस्तेमाल करेंगे, छाते का इस्तेमाल करेंगे, है ना, पानी ज्यादा पिएंगे, वाटर लॉस को बचाएंगे, और ठंड में हम हीटर्स लगा लेंगे, स्वेटर्स पहन लेंगे, हीट लॉस को बचाएंगे। ऐसे करके हम कंफर्म कर सकते हैं, पर इसको कंफर्मेशन नहीं बोलूंगी मैं, इसको रेगुलेशन बोलूंगी, क्योंकि हम एक्चुअली में हमारे एटमॉस्फेयर हमारे अपने आप को हम अंदर जो है वो बाहर से इतना अफेक्ट नहीं होने दे रहे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को बचा। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। ओके, अच्छा, कोई रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा है ना। कोई रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, किसी ने ट्राई की रेगुलेट करने की, काफी हद तक करा फिर नहीं कर पाया। किसी ने कंफर्म करने की ट्राई करी, काफी हद तक करा फिर नहीं कर पाया। तो थर्ड काम क्या पॉसिबल है? थर्ड काम पॉसिबल है कि वो जगह छोड़ के भाग जाओ जहां पे तुम सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तुम माइग्रेट कर जाओ उस जगह से। ऐसे कब पॉसिबल है? जब ये चैलेंज उनके लिए टेम्पररी टाइम के लिए आ रहा है, जैसे कि गर्मी आ रही है तो 2 महीने के लिए आ रही है, 2 महीने 12 महीने में तुम सर्वाइव करना चाहते हो, 2 महीने तुम वहां से भाग जाओ। ठीक है, तुम माइग्रेट कर जाओ। काफी सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे माइग्रेटरी टाइप के होते हैं, काफी सारे बर्ड्स तो होते हैं, हमने देखा ह्यूमन भी होते हैं आजकल। तो ह्यूमन क्या करते हैं, जैसे कि जाके शिमला में रह लेंगे 2 महीने, अपन गर्मी नहीं झेल पा रहे तो ऊटी में रह लेंगे। ठीक है, ठंडी जगह पर चले जाएंगे, मनाली चले जाएंगे, ऐसी जगहों पर चले जाएंगे जहां पर ठंडा एटमॉस्फेयर है, ताकि वो अपना काम अफेक्ट ना हो उनका और वो आराम से अपना काम परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो जॉब वाले काफी सारे बिजनेसमैन भी ऐसे होते हैं जो कि अपनी जगह छोड़कर 2-2 महीने के लिए ठंडी जगहों पर बस जाते हैं, जब उनको अत्यंत गर्मी फेस करनी पड़ रही होती है उनके एरिया में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आप कुछ बर्ड्स देख पा रहे हैं, ये बर्ड्स आपकी साइबेरियन बर्ड्स हैं। ये साइबेरियन बर्ड्स जो है भरतपुर के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और वहां पर रहती हैं भरतपुर में, कब? जब इनके साइबेरियन एरिया में बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, तो बर्ड्स फ्रॉम द पोलर एरियाज, वेरी कोल्ड एरियाज माइग्रेट टू द भरतपुर इन राजस्थान, इन दी कोयलाडू नेशनल पार्क, ताकि वहां पर उनको ऑप्टिमाइज गर्मी मिल सके और वो वहां पर सर्वाइव कर सके। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये हुआ हमारे पास में माइग्रेट कर जाने का एक पॉसिबिलिटी। चौथी बात करते हैं अपन सस्पेंड कर देने का। माइग्रेट भी नहीं कर पाएंगे हम, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे काफी सारे ऑर्गेनिजम्स जो माइग्रेट नहीं कर सकते। भाई बर्ड्स के पास तो विंग्स है, उड़ के चली जाएगी। ह्यूमन के पास में फाइनेंस है, वो भी ट्रेन में चले जाएगा, और बस में चले जाएगा, या तो फिर फ्लाइट में चले जाएगा। पोलर बेयर वगैरह जो बेयर्स रहते हैं वो
अगर जंगल में है तो वो क्या उड़ के जा पाएंगे किसी और जगह पर? नॉट पॉसिबल फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स। उनके लोकोमोटरी डिवाइसेस उनको अलाउ ही नहीं करेंगे ऐसे कुछ करना, इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, ठीक है। तो फिर वो ऑर्गेनिजम्स क्या करें? वो अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दें। गर्मी है, ठीक है, मैं सो जाता हूँ, 6 महीने कुछ काम नहीं करूंगी गर्मी के टाइम। ऐसी एक्टिविटीज सस्पेंशन एक्टिविटीज कहलाती हैं, जहां पर ऑर्गेनिज्म अपने सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देता है और कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो उसको सर्वाइविंग अलाउ नहीं करती, ठीक है। इन द बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स। ओके, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, बैटरी जाने वाली थी। तो सस्पेंड के बारे में बात कर रहे थे हम। इन दी बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स बहुत सारे थिक वॉल्ड स्पोर्स बना लेते हैं वो अपने आसपास, यू नो। बैक्टीरिया मल्टीपल फिजन परफॉर्म करता है ना, अपने आसपास में 3 लेयर का सिस्ट बना लेते हैं, ट्राई लेयर सिस्ट, ताकि वो ऐसी अमीबा भी बना लेता है ऐसे। अमीबा के बारे में बोलती ट्राई लेयर सिस्ट, तो सॉरी बैक्टीरिया नहीं, अमीबा बना लेता है अपने आसपास में सिर्फ ट्राई लेयर सिस्ट। बैक्टीरिया भी बना सकता है सिस्ट अपने आसपास में, ताकि वो सर्वाइव कर जाए, किसी हार्मफुल कंडीशन में वो अफेक्ट ना हो, वो सिस्ट बना लेगा और छुप के बैठ जाएगा, स्पोर बना लेगा। ऐसे काफी सारे प्लांट्स भी कर लेते हैं, फंजाई भी कर लेते हैं, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव कर जाए। फेवरेबल कंडीशन आएंगे जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। तब बचाना है अभी खुद को, तो सिस्ट में ट्रैप हो जाए। ऐसे काफी सारे हायर प्लांट्स क्या करते हैं, हायर प्लांट्स जो है, इन हायर प्लांट्स सीड्स एंड सम अदर vegetative reproductive structures will serve as means to tide over the period of stress besides helping in dispersal. They germinate to form new plants under the favorable moisture and temperature. जैसे कि प्लांट्स है, जैसे अब मान लो तुम पोटैटो है, ट्यूबर है, ठीक है, तो अब ट्यूबर है, स्टेम ट्यूबर, ये ट्यूबर क्या करेगा, ढेर सारे न्यूट्रिएंट स्टोर कर लेगा अपने लिए, न्यूट्रिएंट स्टोर कर लिया। जब इसको मालूम पड़ा कि फेवरेबल सीजन आया है, तब उसमें जो उसकी आईज रहती हैं वो डेवलप होंगी, पोटैटो की आईज, और वहां से प्लांट बन सकते, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि इसने एक खतरनाक टेम्परेचर को सरवाइव कर पाया, और उसके बाद में ये जब इसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिला, प्रॉपर मॉइस्चर मिला, प्रॉपर सनलाइट मिली, ये डेवलप कर जाएगा नए प्लांट में। तो ऐसे स्टेज में जब प्लांट्स अपने सारे एक्टिविटीज को स्टॉप कर लेते हैं, सीड्स बना लेते हैं, सीड्स अपने एक्टिविटीज को स्टॉप कर लेते हैं, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बन जाते हैं, हालांकि अभी भी वाइबल है, इनमें जिंदगी की पॉसिबिलिटी आज भी है, उस स्टेज को हम डॉर्मेंसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि तुमने मूंग देखे हैं सबने, तो मूंग हो गई, चना हो गया, अभी ये सब मूंग चना क्या जिंदा नहीं है, हम खाते हैं पल्सेस को। मूंग को तुम थोड़ा पानी में सोक कर लो, वाटर सोक, इसके बाद में तुम्हें थोड़ा सा ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रख दो, तुम क्या देखोगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये जर्मिनेट हो जाएंगे, इनमें से प्लांट्स बनने की पॉसिबिलिटी है। मतलब ये अभी किस स्टेज में है, डॉर्मेंट स्टेज में है। In the animals, the organisms, if unable to migrate, might avoid the stress by escaping in time. जैसे कि टाइम एस्केप कर देंगे, 6 महीने चुपचाप बैठ जाएंगे, कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे। जैसे हाइबरनेशन, हाइबरनेशन शो करते हैं काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि विंटर टाइम में स्लीप पे चले जाते हैं, जैसे कि बेयर। अब ये देखो, ये बेयर और उसके सारे बेबीज ने अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्टॉप कर दिया है, इनएक्टिव बन गया ये, क्योंकि ये क्या है अभी, ये है अभी विंटर स्लीप। और विंटर स्लीप क्या होती है, हाइबरनेशन, ठीक है। अच्छा, समर स्लीप पे भी जाते हैं काफी सारे ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अभी हम देखेंगे कुछ एक मॉलस्का के मेंबर्स लाइक स्नेल्स हो जाएंगे, कुछ एक टर्टल टॉर्टोइस हो जाएंगे, जैसे कि रेप्टाइल्स, ठीक है, एटसेट्रा। some of these organisms like some of the fishes also goes to aspiration. एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, समर स्लीप। समर टाइम में अपनी एक्टिविटीज को मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बना लेंगे, ठीक है, और ये जाएंगे एस्टिवेशन में, समर स्लीप में। गर्मियों में ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। गर्मियों में क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों, गर्मियों में एंजाइम्स डीनेचर होने के चांसेस रहते हैं इतने टेम्परेचर में, तो ये इसलिए मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। और ठंड में क्या प्रॉब्लम होती है, एंजाइम्स इनएक्टिव रहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर ही नहीं आया जिसमें वो काम करते हैं, तो ये हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, ठीक है। तो द फेमिलियर केस ऑफ बेयर्स गोइंग टू हाइबरनेशन एंड स्नेल्स एंड फिशेस गोइंग टू एस्टिवेशन।
to avoid the summer-related problems like heat, desiccation. Under unfavorable conditions, many zooplankton species in lake and ponds are known to show the diapause, a stage of suspended development. ठीक है, तो ये काफी सारे zooplankton क्या करते हैं, डायपॉज में चले जाते हैं. देखो ये zooplankton है. अब zooplankton जो है वो ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. डेवलप कब कर पाएंगे, जब उनके लिए प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर लाइट है. ठीक है, तब वो अपने डायपॉज में से एस्केप कर जाएंगे. अगर टेम्परेचर कम है, लाइट नहीं है, तो फिर वो डायपॉज में रहेंगे. ठीक है, तो ऐसे करके काफी सारे जू प्लैंक्टन जो है वो भी सनलाइट और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अपने आप को एक सस्पेंडेड डेवलपमेंट स्टेज में ले जाते हैं, जिसके बाद में वो वापस से नॉर्मल हो जाएंगे जब उनको रिज्यूम मिल जाएगा, जब उनके लिए टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा. ये सारी बातें होती हैं रिस्पॉन्स टू दी एबायोटिक फैक्टर्स में. तो स्टूडेंट्स अभी हमारा यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट होता है. रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स में 4 पॉसिबिलिटीज हमने देखी, या तो रेगुलेट करो, या तो कंफर्म करो, या तो फिर माइग्रेट करो, या फिर सस्पेंड करो. 4 चीजें पॉसिबल थी. ठीक है, तो हम कौन सा अपनाते हैं, बेयर कौन सा अपनाता है, सबके लिए ये अलग अलग. सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर सब समझ में आ गया है. मैं इसमें एनसीईआरटी फोकस्ड रह के इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये लेक्चर के अंदर एक्चुअली एनसीईआरटी कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत डिफरेंट तरीके से मेंशन किया हुआ है, हर लाइन दूसरी लाइन से डिफर कर रही है. तो हम इसलिए एनसीईआरटी को साथ में लेके चल रहे हैं ताकि हमारे चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए. So students, we'll be meeting in the next class now. Bye everyone. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching the lecture.